तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके आपके सामने। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा उस शख्स का जिसकी आपने बहुत बार डिमांड कर चुके हो, और उसका नाम था शफ़ी तूफ़ानी। शफ़ी तूफ़ानी की दोस्ती थी हुसैन उस्तरा के साथ और कस्टम ऑफिसर फारूक बटाटा वाला। तो इनके साथ बहुत सालों से उस आदमी ने काम किया, मुंबई की क्राइम ब्रांच के साथ, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके उस आदमी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस डी गैंग की एजेंसीज को दी, और काफ़ी उसने राब्ता बना के रखा मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ, लोकल पुलिस स्टेशन के साथ। और 93 ब्लास्ट के बाद काफ़ी सारे लोगों को पकड़ने में, जब पकड़वाने में उस शख्स का काफ़ी हाथ रहा। ये बात उस ज़माने के पुलिस ऑफिसर मानते हैं। ऐसे हालात में उस शख्स का एनकाउंटर क्यों होता है, कैसे होता है, ये बड़ी अपने आप में एक अजीबोगरीब कहानी है, एक अलसुलझी हुई गुत्थी है एक। और इस एनकाउंटर का जो केस था वो सीबीआई के पास भी गया था। वो मैं आपको कहानी इस पूरी स्टोरी में सुनाऊंगा। पहले जानिए शफ़ी तूफ़ानी था कौन। ये आदमी मुंबई के जो गढ़ था उस ज़माने में, दाऊद इब्राहिम का, करीम लाला का, हुसैन उस्तरा का। और हुसैन उस्तरा वो आदमी है, आपको याद करवा दूँ सिर्फ एक लाइन में, कि वो शख्स जिसने सपना दीदी को ट्रेन किया था दाऊद के साथ टक्कर लेने के लिए। सपना दीदी को जो पूरी ट्रेनिंग दी थी उसने, जिसको कमांडो ट्रेनिंग बोलते हैं एक तरीके से। और सपना दीदी महमूद कालिया की बीवी थी, जिसको मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर एमैनुअल अमोलिक ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक बड़े अजीबोगरीब फर्जी किस्म के एनकाउंटर में मारा था। और अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए उस औरत ने जी जान से ठानी और बहुत काम किए। वो लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको एक एपिसोड में सुना चुका हूँ, और उसके बाद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी हुई है जो आने वाले दिनों में मैं सपना दीदी का एक और एपिसोड बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो वो हुसैन उस्तरा और साथ में फारूक बटाटा वाला, तो उस ज़माने में प्रिवेंटिव कस्टम का एक ऑफिसर था, और बहुत सारे काम उस आदमी ने किए। प्रेस के साथ बहुत राब्ता रखता था, अंदर की बातें कुछ बताता था और बातें इकट्ठी करके अपने डिपार्टमेंट को बताता था। वो किस्सा भी मैंने आपको सुनाया कि कैसे उसको दाऊद गैंग के शूटर्स ने उसको मारा। तो वो उसी तिकड़ी का वो तीन लोग थे तिकड़ी, जिनको हम बोलते हैं हुसैन उस्तरा, फारूक बटाटा वाला, वो इस दुनिया में नहीं रहे उस टाइम पे। उनका तीसरा साथी था हुसैन ये शफ़ी तूफ़ानी। और शफ़ी तूफ़ानी ने कभी कोई मर्डर नहीं किया, कभी ऑर्गेनाइज गैंग का मेंबर नहीं रहा। उसके बावजूद भी इतना इम्पोर्टेंट आदमी कैसे बना, उसकी बैकग्राउंड जो आज तक कहीं किसी नेट पे या किसी कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हैं उनमें कहीं उस बात का जिक्र नहीं आता, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसका पिछोकड़ निकालने की। मैंने पिछला 1.5 महीना पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्दी आपको शफ़ी तूफ़ानी की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे जो इकट्ठे करते करते जोड़ने में मुझे 1.5 महीना लग गया। शफ़ी तूफ़ानी एक ज़माने में इकबाल मिर्ची के साथ काम किया करता था। 2 साल दुबई में रह के शफ़ी तूफ़ानी ने इकबाल मिर्ची का ड्रग का धंधा, उसकी सप्लाई, कंट्रोल, ऑफिस, वो सारा संभाला। ये बात अभी निकल के सामने आई है। और वहीं से 2 साल के बाद जब 93 के जो ब्लास्ट होते हैं तो उसको बड़े तरीके से दुबई से निकाल के वापस भेजा जाता है।
तो ये शफ़ी तूफ़ानी काफ़ी अंदर तक पहुंचा हुआ था ड्रग ट्रेड में, और कहा जाता है कि उसका एनकाउंटर भी कहीं ना कहीं उस ड्रग के मामले से ही रिलेटेड था। लेकिन उसके पहले 1987 में करीम लाला गैंग और दाऊद गैंग का एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। उसका मैं किस्सा सुनाया आपको। मक्का में उसकी मीटिंग होती है, जिसमें दोनों गैंग आपस में फैसला करते हैं कि आज के बाद हम एक दूसरे से मारा मारी नहीं करेंगे, हमारी दोनों गैंग की दुश्मनी ख़त्म, और आज से हम दोस्त भाई भाई बन के रहेंगे। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया, पब्लिक नॉलेज में है। लेकिन उसके बाद जो एक और समझौता होता है, वो बात पहली बार निकल के बाहर आई है। पिछले दिनों में मैंने बहुत से पुराने लोगों को ढूंढा जो उस समय पे जो पठान गैंग के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 1987 वाले उस समझौते में जो मक्का में हुआ था उसमें शामिल नहीं थे। उनमें कुछ लोग वो थे जो आलमज़ेब के भाई थे, कुछ लोग थे जो अमीरज़ादा से जुड़े हुए थे, और उन लोगों का भी दाऊद से बड़ा पुराना उनका रिश्ता था, और बाद में उनकी दुश्मनी भी बढ़ी और एक दूसरे के काफ़ी लोग मारे भी गए। और उस समझौते के बाद वो लोग इस कोशिश में थे कि हमारा भी दाऊद के साथ कोई समझौता हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो और हम कोई ना कोई अपने काम धंधे जो अंडरवर्ल्ड के अलावा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अलावा जो होते हैं, उस किस्म के काम कर सकें। तो उनमें फिर एक बार करीम लाला ने पहल की, दाऊद से बात की कि बहुत सारे और हमारे ऐसे लड़के हैं जो हमारे साथ एक ज़माने में इन्वॉल्व रहे थे, उनके साथ भी आपकी दुश्मनी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो वो बात चलते 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 87 में मक्का के समझौते के बाद जब बात आगे बढ़ने लगी, तो छोटा राजन की शादी का जो प्रोग्राम था वो दुबई में शुरू हो गया। पहले शादी की तैयारी, फिर शादी, और उसके बाद सेलिब्रेशन, और वो काफ़ी 3-4 महीने के लिए वो जो मीटिंग होनी थी दाऊद के साथ, वो पोस्टपोन होती गई। टेलीफोन पे बातें होती रहीं दाऊद के साथ, अमीरज़ादा के लोगों की और आलमज़ेब के भाइयों की। तो उस मीटिंग्स में अगले हफ्ते मीटिंग करते हैं, 15 दिन के बाद करते हैं, तो करते करते कोई 8-9 महीने का समय निकल गया। और उसके बाद जब डेट फाइनल होती है, तो ये सब लोगों ने दुबई जाना होता है। तो उस मीटिंग्स में, टेलीफोन कन्वर्सेशंस में, दाऊद ने एक ऑफ़र किया इन लोगों को कि आप तो आइए, आप वेलकम हो, लेकिन जो और भी मुस्लिम लड़के हमारे एरिया के, नागपाड़ा के, डोंगरी के, पाईदुनी के, जितने लोग भी हमारे साथ दुश्मनी ख़त्म करके समझौता करना चाहते हैं, उन सबको भी साथ ले आइए। हम नहीं चाहते कि मुस्लिम लड़के आपस में लड़े और आपस में मरे। तो ये एक बड़ी अजीब बात अभी मेरे पिछले दिनों में इस स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन करते करते सामने आई। तो ये बात मुझे नाम लेने में कोई इतराज़ नहीं है। जो आलमज़ेब का जो छोटा भाई शहज़ादा, जिसका मैं नाम बहुत बार ले चुका हूँ, शहज़ादा से मेरी पिछले कई दिनों से मीटिंग्स हुई। वो पहले थोड़ा रिलक्टेंट था कुछ अंदर की बातें करने से, लेकिन आहिस्ता 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 उसने एक एक करके कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे बताई। तो उन बातों से ये पता चला कि मीटिंग में बॉम्बे से एक मौलवी साहब थे, एक पीर साहब थे, करीम लाला थे। तो ये लोग और 8-10 लोग जो दाऊद के साथ समझौता करना चाहते थे कि आगे से हमारी आपस की लड़ाई नहीं हो, ये गैंग वार बंद होनी चाहिए, वो सब लोग एक फिक्स डे पे, जो समय नियत किया गया था, नियमित किया गया था, वो दुबई पहुंचते हैं। करीम लाला ये सब, जिनको वो अपने बच्चों की तरह समझते थे, वो सब बच्चों को लेके दुबई जाते हैं।
और उन बच्चों में से एक बच्चा शफ़ी तूफ़ानी भी था। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि 88 में जब छोटा राजन की शादी के बाद ये मीटिंग 88 में हुई, तो 88 में जब ये लोग दुबई जाते हैं, जिसको अहदनामा बोलते हैं, एक कंप्रोमाइज़ करने के लिए जाते हैं, उनमें शफ़ी तूफ़ानी भी दुबई दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में गया। और देखिए, बहुत अंदर की बात आपको मैं बताता हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो वहाँ पे कुछ जो तरीका होता है, जो अपनाया जाता है कि समझौता किस तरह होता है। एक तरफ में एक पार्टी के लोग खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग आमने सामने खड़े होते हैं, और बीच में कुरान शरीफ को रख के कसम खाई जाती है। जो एक मौलवी या मौलाना जो समय में मौजूद रहते हैं, वो दोनों जो लोग खड़े होते हैं हाथ जोड़ के, सर नीचे करके, सर झुका के कुरान शरीफ के सामने, वो कसम खाते हैं कि आज के बाद हम आपस में खून खराबा नहीं करेंगे, आज से हमारी दुश्मनी नहीं, दोस्ती चालू होती है। तो वो जो दाऊद की जो लाइन थी, उसमें दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस, नूरा या कुछ और लोग जिनमें आफ्ताब भट्ट की, ये लोग सब एक तरफ थे, बीच में मौलाना मौलवी साहब, और अपोजिट साइड में आलमज़ेब के दोनों भाई शहज़ादा और परवेज़, और लड़के इनके साथ में काफ़ी लोग, अकबर था, एक अकबर लाला वो, और साथ में शफ़ी तूफ़ानी उस लाइन में खड़ा था। तो वो कसम की रस्म पूरी शुरू होने के पहले दाऊद ने शफ़ी तूफ़ानी को लाइन से बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, आप लाइन से बाहर हो जाओ, आपसे कोई समझौता नहीं। तो शफ़ी तूफ़ानी को दाऊद ने उस समझौते की रस्म के पहले ही वहाँ से निकाल दिया, और शफ़ी तूफ़ानी एक छोटा सा मुंह लेके साइड में कुर्सी पे बैठ गया। 87 में भी दाऊद को पता था कि ये आदमी कसम खाने के बाद भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन हम वो कसम तोड़ नहीं सकेंगे, तो इसके साथ लड़ाई होगी तो जहाँ हम मरेंगे या ये मरेगा, वो नहीं चाहिए। तो इसको उस समझौते की रस्म पूरी होने के पहले ही बाहर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो शहज़ादा ने किया, आलमज़ेब के भाई ने। तो ये तब से शफ़ी तूफ़ानी के दिमाग में दाऊद के ख़िलाफ़ एक गुस्सा था। वो दाऊद से बदला लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका अपना कोई गैंग नहीं था, कोई उसकी बैकिंग नहीं थी, इसलिए वो 87 के बाद जो पहले काम करता था, खबरी का काम, वही करता रहा। और 90 में, अर्ली 90s में उसने जो दाऊद की कंसाइनमेंट्स जो आती थी सोने की, चांदी की या दूसरी, उनकी अंदर से खबर निकाल के पकड़वाने में कस्टम का साथ दिया। जो खबरें वो फारूक बटाटा वाला को देता था, शफ़ी तूफ़ानी। और उसके साथ साथ वो इतना जिसको बोलते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ एंगर, वो एक पब्लिक सिंबल बन गया दाऊद के खिलाफ गाली गलौज करने का, दाऊद के खिलाफ नारे लगाने के लिए, दाऊद की फैमिली के खिलाफ ओपनली गलियों में, सड़कों पे, हर मीटिंग में, हर महफिल में दाऊद ख़ानदान को गालियां देने का काम शफ़ी तूफ़ानी ने शुरू किया। वो अपना एक को ब्रावेडो भी दिखाना चाहता था, अपनी उस हुई बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था, लेकिन सामने से टक्कर लेने की उसके पास ना रिसोर्सेज थे, ना हिम्मत थी। तो इसलिए जो खबरी लोग होते हैं उनको एक बड़े तरीके से प्रोटेक्शन पुलिस और बाकी एजेंसीज के लोग देते हैं। तो सामने वाला भी डरता है, अगर आज हमने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, इसको मारा या इसको अटैक किया, तो उसकी रिप्राइजल जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है। एजेंसीज़ के लोग हमारे पीछे लगेंगे,
हमारा और जाने वाला माल जो है वो रुकेगा, और जो क्राइम ब्रांच है, जो पुलिस है, वो हमारे पीछे लगेगी और हमारे काम धंधे का नुकसान होगा, जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से खबरी लोग जो हैं वो अपनी जान की प्रोटेक्शन जो है वो सरकार को खबरें दे के करते हैं। ये वन ऑफ द मेन रीजंस कि खबरियों की रिलायबिलिटी जो है वो ऐसा ऐसा कम होने लगती है जब अंदर की खबरें निकल के नहीं आती, तो उनका जो रुतबा है, जो उनकी एक स्टेटस होता है, वो कम होता जाता है। कुछ इसी किस्म की बात शफ़ी तूफ़ानी के साथ भी हुई। 93 के ब्लास्ट के बाद उसने जो अंदर की बातें बताई, उसके बाद चलते चलते और जो दुश्मनी थी दाऊद गैंग के साथ बढ़ती गई। लेकिन जिन लोगों ने उस दिन दुबई में वो अहदनामा जो था वो साइन कर लिया था, वो उनके बाद वो सब लोग ये दादागिरी, बदमाशी, अंडरवर्ल्ड, मारा मारी, क्राइम ये छोड़ के वो वाइट कॉलर बिजनेस में लग गए। उनमें से ज़्यादा लोग कोई बिल्डर बन गए, किसी ने कोई अपना छोटा मोटा 20-25-30 कमरे का कोई होटल खोल लिया, किसी ने कोई और बिजनेस कर लिया, कोई रीडेवलपमेंट में चला गया। तो उसी में आफ्ता भट्टी के भाई आफ्ता भट्टी जो दाऊद का खास आदमी था, उसका हवाला का, पैसे का, लेन देन का जो सब संभालता था, उसका भाई जो था वो आलमज़ेद के भाइयों के साथ पार्टनरशिप में काम करता रहा है। और उसी ज़माने में 89 के पहले जब 87 में दाऊद ने शफ़ी तूफ़ानी को साइड में कर दिया था, तो उसके पहले शफ़ी तूफ़ानी की छोटा शकील के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। जो टेमकर मोहल्ला में जो टेमकर गली में जो एक छोटा शकील की एक ऑफिस हुआ करता था शम्स ट्रेवल्स का, उस ऑफिस में शफ़ी तूफ़ानी का रेगुलरली आना जाना था। इनकी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन वो जो दुबई में उसकी जो बेइज्जती हुई, उसको लेके शफ़ी तूफ़ानी छोटा शकील के भी ख़िलाफ़ हो गया, उसको भी गाली गलौज करने लगा। तो काफ़ी सारे हालात ऐसे बने कि ओवर द ईयर्स करते करते 95 तक शफ़ी तूफ़ानी अकेला पड़ने लगा। और अकेला पड़ने के उसको अपनी जान और माल की चिंता के साथ साथ बदले की भावना ने उसको और ब्रेज़न, और उसने सब जो जिसको हम तहकीकात कहते हैं, या जो वो अपने जो उसको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो लेने उसने कम कर दिए। और 95 में एक दौर ऐसा जब मुंबई में काफ़ी सारे कश्मीरी मिलिटेंट्स ने शरण ली बॉम्बे में आके। जब वहाँ पे पुलिस का शिकंजा कसा जम्मू कश्मीर में जो अतवाद की एक्टिविटीज़ होती थी उन पे काफ़ी सख्ती शुरू हुई, तो काफ़ी सारे लोग सिंपैथाइजर्स और एक्चुअल टेररिस्ट जो थे कश्मीरी जमात से जुड़े हुए, उनकी खबर मुंबई के पुलिस के पास आई कि वो मुंबई के कुछ ख़ास इलाकों में शरण लेके बैठे हैं और किसी ख़ास मौके पे कोई वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। तो उन दिनों में जिस इलाके में शफ़ी तूफ़ानी रहता था, नल बाज़ार का इलाका, वहाँ पे के इलाके की भी कोई सूचना, कोई खबर क्राइम ब्रांच के पास पहुँची और उनको ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें 3-4 बड़े सीनियर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, उनका नाम भी था, जिनमें सुरेश वाली शेट्टी और नागेश लोहार, कादर खान और निसार अहमद, इस किस्म के एक बड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड और नाम वाले ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप उन कश्मीरियों को ढूंढिए जिन लोगों ने इस इलाके में कोई शरण ले रखी है। उन्हीं दिनों में नल बाज़ार में शफ़ी तूफ़ानी के घर के पास एक मर्डर भी होता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद इस मर्डर के पीछे भी शफ़ी तूफ़ानी का हाथ है। उसको बार बार पुलिस क्राइम ब्रांच में बुलाया जाता है
कि आप आइए, आपका कुछ इंटरोगेशन करनी है, कुछ बात करनी है। लेकिन उसको इतना अहंकार था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो बहुत बड़े बड़े क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जानते हैं, कौन हिम्मत करेगा मेरी नुकसान करने की। उसने जो उसके सोर्सेज थे कस्टम में और दूसरी एजेंसीज में, उनके थ्रू भी क्राइम ब्रांच पे प्रेशर डालना शुरू किया कि मैं क्राइम ब्रांच नहीं आऊँगा, आपने जो करना करो। उसको लगता था कि मैंने इतने काम किए हुए हैं पुलिस के और क्राइम ब्रांच के और कस्टम के कि मुझे कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको बहुत महंगा पड़ा। अगर वो क्राइम ब्रांच में जाके अपना बयान दे देता कि उस मर्डर में मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो बाद में लोगों ने बताया कि वाकई उसका कोई लेना देना नहीं था, तो शायद उसकी जान बच जाती। तो उसने जो डिफाई करना शुरू किया, पुलिस के बुलावे पे नहीं जाना, उससे पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये शख्स कुछ छुपा रहा है। और उसमें कुछ डबल क्रॉसिंग की बातें भी आई। एक बहुत बड़ी किसी ड्रग डील की बात भी आई कि वो सबको पुलिस की नज़रों से छुपा के शफी तूफ़ानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो उस चक्कर में एक दिन पुलिस पार्टी उसको अर्ली मॉर्निंग उसके घर पे रेड करती है उसको अरेस्ट करने के लिए। और वो रमज़ान के दिन थे। वो आपको सबको पता होगा, रमज़ान के दिनों में जो मुस्लिम लोग हैं सुबह जल्दी उठते हैं, अपना जो सुबह जो भी उन्होंने तैयारी करनी होती है उस दिन की, तो पूरा दिन भूखे रहना होता है। तो वो तैयारी में काम शुरू हो रहा था अर्ली मॉर्निंग कि जब पुलिस ने रेड मारी शफी तूफ़ानी के घर पे, तो वो उसका एक जो बिल्डिंग थी उसकी जो सीढ़ी थी, सीढ़ी के नीचे उसने एक छोटा सा पोर्शन कवर करके एक अपना एक ऑफिस नुमा एक शेल्टर बना रखा था। तो पूरा दिन वहाँ से बैठ के जो सड़क के किनारे पे था, तो बिल्डिंग एंटर करती सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, नीचे खाली जगह होती है। तो वो सारा दिन अपनी गली में बैठ के दाऊद इब्राहिम को गाली, उसके भाइयों को गाली, छोटा शकील को गालियाँ, और बीच में कभी कभी पुलिस वालों को भी गालियाँ के सब मिले हुए हैं। तो इस किस्म का एक इलाके के लोगों में भी एक न्यूसेंस बन गया था कि सारा दिन पूरा दिन 24 घंटे में से 18 घंटे के उसके मुंह में एक ही बात रहती है, लोगों को गालियाँ देना। और जो औरतें वहाँ से निकलती हैं, बच्चे जाते हैं, क्राउडेड इलाका है, उनके लिए भी काफ़ी ये सरदर्दी वाली बात बनती जा रही थी कि पूरा दिन एक ही बात सुनने को मिलती है। तो उसका फर्स्ट फ्लोर पे इसका घर था, और बिल्डिंगों की बनावट कुछ ऐसी है कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे वो कोई इनके रास्ते वास्ते हैं तो जा सकते हैं। तो पुलिस ने पूरी वो जो रैकी की पहले कि अगर वो घर से निकल के भागेगा तो किस रास्ते से भागेगा। तो पूरे के पूरे जो 3-4 जो बाहर जाने के रास्ते थे उनको पुलिस ने ब्लॉक किया। और पुलिस को देख के लोग भी थोड़े जाग गए थे सुबह अपनी रस्म करने के लिए रमज़ान की, तो लोग भी देखने लग गए। तो जब इसको बुलाया गया कि आप आ जाओ नीचे, आपको लेके जाना है, तो कहते हैं कि उसने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जवाबी फायर किया गया, और ये आदमी ज़ख्मी होता है। और इसको वहाँ से निकाल के, और ज़ख्मी होने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरता है। नीचे गटर था जो तंग गलियों में पानी के निकास के लिए वगैरह बना होता है, तो उस गटर में आके गिरता है। तो इसके पहले के लोग भीड़ इकट्ठी होती कुछ होती, तो बड़ा सेंसिटिव मामला था, रिलीजियस त्यौहार चल रहा था, उसी धर्म का एक आदमी इस तरह इंजर्ड हुआ, ऊपर से गिरा, नीचे गटर में पड़ा है। खैर उसको बड़ी मुश्किल से, बड़े तरीके से ये सब पुलिस ऑफिसर और उनके कांस्टेबल वो उसको जीप में डाल के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां वो डिक्लेयर डेड कर दिया जाता है। लेकिन लोगों ने इसको एक फर्जी इनकाउंटर बता के बहुत बड़ा बवाल हुआ कि रमज़ान के दिनों में पुलिस ने आके हमारे एक मुसलमान भाई के ऊपर गोलियां चलाई, उसको मारा। तो एक रिलीजियस इशू बन गया। रिलीजियस लीडर्स ने जाके बड़े पुलिस अधिकारियों को मिले, मंत्रियों को मिले, संतरियों को मिले, तो एक बड़े लेवल की इंक्वायरी
ऑर्डर की गई, लेकिन लोगों ने सीबीआई प्रोब की डिमांड की और अंत में इस मामले को शांत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार एग्री हो गई कि ये जांच सीबीआई को दे दी जाए। वो सीबीआई की जांच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये खुदा जाने। और सीबीआई तो वैसे भी जिस केस को ख़त्म करना हो, जिसको खुर्द-बुर्द करना हो, वो केस की जांच सीबीआई को दे दो, केस अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो वही किस्म का किस्सा कुछ शफी तूफ़ानी के केस में भी हुआ। किसी को पता नहीं चला कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट कब आई कब नहीं आई, अगर आई तो उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो ये थी कहानी उस शख्स की जो एक ज़माने में दाऊद से समझौता करना चाहता था, वो नहीं हुआ और एक दिन वो एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।